द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में जो अलग-अलग तरह की आइडेंटिटीज होती हैं, मतलब पहचानें, उन पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एक मॉड्यूल है सोर्स के तौर पर, और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई एंट्रा आईडी में सिर्फ इंसान ही नहीं और क्या-क्या चीज़ें हैं जिनकी अपनी आइडेंटिटी हो सकती है, और ये अलग-अलग आइडेंटिटीज क्यों ज़रूरी हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में आइडेंटिटी मिल किसको सकती है। मतलब ये सिर्फ लोगों के बारे में तो नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका दायरा काफी बड़ा है। एक्चुअली सोर्स बताता है कि 3 मेन कैटेगरीज हैं। पहली तो हो गई हम आप जैसे लोग, मतलब यूजर आइडेंटिटीज। ठीक है। दूसरी है डिवाइस, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन वगैरह, इन्हें कहते हैं डिवाइस आइडेंटिटीज। ओके। एप्लीकेशन चल रही है तो उसकी भी पहचान होती है, वो है वर्कलोड आइडेंटिटीज। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर कैटेगरी को मैनेज और सिक्योर करने का तरीका वो थोड़ा अलग होता है। अच्छा, तो सबसे पहले यूजर आइडेंटिटीज की बात करते हैं, जो शायद सबसे कॉमन है, कर्मचारी, ग्राहक, पार्टनर्स वगैरह। इसमें क्या खास है? हाँ, इसमें 2 मुख्य बातें हैं समझने वाली। पहली, ऑथेंटिकेशन कैसे हो रहा है। ऑथेंटिकेशन मतलब वो अपनी पहचान साबित कैसे कर रहे हैं। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने एंट्रा आईडी खाते से हो रहा है, जिसे इंटरनल कहते हैं, या फिर किसी बाहरी सोर्स से, जैसे किसी दूसरी कंपनी के खाते से, या गूगल, फेसबुक जैसी सोशल आईडी से, उसे एक्सटर्नल कहते हैं। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन। जी। ठीक है। और दूसरी बात है यूजर टाइप, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या गेस्ट। मेंबर और गेस्ट, इसमें क्या फर्क है? मोटे तौर पे सोचें तो मेंबर के पास आमतौर पर ज्यादा अधिकार होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा माना जाता है। गेस्ट के अधिकार सीमित होते हैं, वो बाहर का व्यक्ति होता है जो कुछ समय के लिए एक्सेस चाहता है। तो इसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे इंटरनल मेंबर या आपके रेगुलर कर्मचारी हो गए, इंटरनल ऑथेंटिकेशन, मेंबर राइट्स। फिर एक्सटर्नल गेस्ट, जैसे कोई कंसल्टेंट या वेंडर, एक्सटर्नल खाते से आते हैं, गेस्ट राइट्स मिलते हैं, मतलब लिमिटेड एक्सेस। ठीक है। एक और होता है एक्सटर्नल मेंबर। ये मल्टी टेनेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम आता है। बंदा बाहर के खाते से आता है पर उसे मेंबर वाले अधिकार दिए जाते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और एक पुराना तरीका था इंटरनल गेस्ट का, मतलब बाहर वाले के लिए अंदर ही खाता बना दिया पर अधिकार गेस्ट वाले रखे। लेकिन आजकल B2B कोलैबोरेशन ज्यादा कॉमन है एक्सटर्नल गेस्ट के लिए। समझ गए। तो ये यूजर टाइप बहुत कुछ तय करता है कि किसको कितना एक्सेस मिलेगा। सिक्योरिटी के लिहाज से ये जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं वर्कलोड आइडेंटिटीज पर। सॉफ्टवेयर की आइडेंटिटी, जी। ये कैसे काम करता है? ये थोड़ा नया सा लगता है। हाँ, पर ये आजकल बहुत जरूरी हो गया है। सोचिए, एक एप्लीकेशन को दूसरी सर्विस, शायद किसी API से बात करनी है। हाँ, होता है। तो उस एप्लीकेशन को भी तो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा ना, सुरक्षित तरीके से। यहीं वर्कलोड आइडेंटिटीज काम आती हैं। इसमें मुख्य रूप से एप्लीकेशंस, उनके सर्विस प्रिंसिपल्स और मैनेज्ड आइडेंटिटीज शामिल हैं। सर्विस प्रिंसिपल। हाँ, सर्विस प्रिंसिपल आप समझ लीजिए कि किसी ऐप का एंट्रा आईडी में एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, उसकी पहचान है। जब आप कोई ऐप रजिस्टर करते हैं तो ये बनता है। ओके, लेकिन फिर मैनेज्ड आइडेंटिटीज क्या है? देखिए, सर्विस प्रिंसिपल के साथ दिक्कत ये आती है कि उसके क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे पासवर्ड या सर्टिफिकेट। उनको संभालना, रोटेट करना, सुरक्षित रखना, ये सब सिरदर्द हो सकता है। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। क्रेडेंशियल लीक होने का डर रहता है। बिल्कुल। यहीं पर मैनेज्ड आइडेंटिटीज आती हैं। ये अज्योर का तरीका है इस क्रेडेंशियल मैनेजमेंट को ऑटोमेट करने का। अज्योर खुद ही इन आइडेंटिटीज के क्रेडेंशियल मैनेज करता है। अरे वाह! ये 2 तरह की होती हैं, सिस्टम असाइंड और यूजर असाइंड। सिस्टम असाइंड। ये किसी एक अज्योर रिसोर्स से जुड़ी होती है। मान लीजिए एक वर्चुअल मशीन से, अगर वो VM डिलीट हुई तो ये आइडेंटिटी भी अपने आप डिलीट हो जाती है। एक रिसोर्स वाले वर्कलोड के लिए बढ़िया है। और यूजर असाइंड? यूजर असाइंड को आप एक अलग स्टैंड अलोन अज्योर रिसोर्स की तरह बनाते हैं। फिर इसे आप एक या ज्यादा रिसोर्सेज को असाइन कर सकते हैं। रिसोर्स डिलीट होने पर भी ये आइडेंटिटी बनी रहती है। ये तब काम आती है जब कई रिसोर्सेज को एक ही पहचान चाहिए। तो मैनेज्ड आइडेंटिटी से डेवलपर्स की जिंदगी आसान हो जाती है। क्रेडेंशियल्स की चिंता नहीं करनी पड़ती। हाँ, और सिक्योरिटी भी बढ़ती है क्योंकि क्रेडेंशियल्स एक्सपोज नहीं होते। बहुत बढ़िया। तो यूजर्स हो गए, वर्कलोड्स हो गए, अब बारी है डिवाइस आइडेंटिटीज की। हमारे लैपटॉप, फोन वगैरह, इनकी पहचान क्यों जरूरी है? ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बहुत काम की चीज है। सोचिए, वो ये पॉलिसी बनाना चाहते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के दिए हुए सिक्योर लैपटॉप से ही सेंसिटिव डेटा एक्सेस हो सके। हाँ, ये तो कॉमन रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए डिवाइस की पहचान होना जरूरी है।
एंट्रा आईडी में डिवाइस को रजिस्टर या ज्वाइन करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा रजिस्टर्ड। ये ज्यादातर पर्सनल डिवाइसेस के लिए होता है। BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। इसमें आपको डिवाइस पर ऑर्गेनाइजेशन के खाते से साइन इन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मतलब मेरा अपना लैपटॉप। हाँ, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा जॉइंट। ये ऑर्गेनाइजेशन के ओन डिवाइसेस होते हैं। इन पर साइन इन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का खाता ही चाहिए होता है। जैसे कंपनी का दिया हुआ लैपटॉप। बिल्कुल। और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा हाइब्रिड जॉइंट। ये उन कंपनियों के लिए है जिनका पुराना ऑन प्रेमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी भी चल रहा है। ये डिवाइस दोनों से जुड़े होते हैं, ऑन प्रेम AD से भी और क्लाउड एंट्रा ID से भी। अच्छा, हाइब्रिड माहौल के लिए। हाँ, और इन सब का एक बड़ा फायदा है सिंगल साइन ऑन यानी SSO। यूजर एक बार लॉगिन करता है और फिर कई सारी कनेक्टेड एप्लीकेशंस बिना दोबारा पासवर्ड डाले इस्तेमाल कर सकता है। और इन डिवाइस आइडेंटिटीज को मैनेज करने के लिए शायद इंट्यून जैसे टूल्स इस्तेमाल होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून जैसे MDM या MAM टूल से इन डिवाइसेस पर पॉलिसीज लगाई जा सकती हैं, उन्हें मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, अब इतनी सारी आइडेंटिटीज हो गई, यूजर्स, वर्कलोड्स, डिवाइसेस, इनको अलग-अलग मैनेज करना तो मुश्किल होगा, खासकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। यहीं पर ग्रुप्स का रोल आता है क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। अगर मान लीजिए 10 लोगों को एक जैसी परमिशन देनी है किसी रिसोर्स पर, तो आप 10 को एक-एक करके परमिशन देने के बजाय उन 10 को एक ग्रुप में डाल दीजिए। अच्छा। और परमिशन उस ग्रुप को दे दीजिए। हाँ। बस, इससे मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। आप ग्रुप में मेंबर ऐड या रिमूव करते हैं, परमिशंस अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। अच्छा। इसमें भी 2 मुख्य तरह के ग्रुप्स हैं। एक है सिक्योरिटी ग्रुप। ये सबसे कॉमन है एक्सेस मैनेजमेंट के लिए। इसके मेंबर यूजर्स, डिवाइस, दूसरे ग्रुप्स या सर्विस प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। ओके। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। ये कोलैबोरेशन के लिए है। जैसे टीम के लिए एक साझा मेल बॉक्स, कैलेंडर, शेयरपॉइंट साइट वगैरह चाहिए तो ये ग्रुप बनता है। इसके मेंबर सिर्फ यूजर हो सकते हैं। अच्छा, M365 वाला कोलैबोरेशन फोकस्ड है। हाँ, और इन ग्रुप्स में मेंबर्स या तो आप मैन्युअली असाइन कर सकते हैं या फिर रूल्स के आधार पर डायनामिकली भी ऐड हो सकते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के सारे यूजर्स अपने आप इस ग्रुप में आ जाएं। डायनामिक मेंबरशिप, ये तो काफी यूजफुल होगा। हाँ, बड़े पैमाने पर मैनेजमेंट के लिए ये बहुत काम आता है। तो संक्षिप्त में कहें तो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी पहचान को बहुत व्यापक तरीके से देखता है। यूजर्स, वर्कलोड्स, डिवाइसेस और फिर इन सब को मैनेज करने के लिए ग्रुप्स। हर एक का अपना एक खास काम है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये आती है कि जैसे जैसे कंपनियां क्लाउड में जा रही हैं, उनका IT एनवायरनमेंट और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। हाँ। तो इन सब अलग-अलग तरह की आइडेंटिटीज को इफेक्टिवली मैनेज करना और साथ ही साथ जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल को लागू करना, ये कितना जरूरी और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ एक बार का टेक्निकल सेटअप नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। सही कहा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। द डीप डाइव सुनने के लिए धन्यवाद।